जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज से हम लोग नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तो देखिए, हमारा ये 75 क्वेश्चंस का ये प्रॉपर सीरीज़ रहेगा, जिसमें आपको डेडिकेटली 25 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने मिलेंगे और 50 क्वेश्चन जीएस के करेंगे। पूर्णतः बिहार एसएससी सीजीएल पैटर्न पर यह आधारित होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके अपने स्कोर आप लोग जरूर शेयर करिएगा, 75 में आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है वो है, देखिए, भारत सरकार अधिनियम। बेसिकली इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से लगभग 40% जो मटेरियल है वो सीधा सीधा ले लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, इस अधिनियम में जो मेनली जो चीज़ें जो लाई गई थी वो था संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का भी स्थापना करना इसमें था। ठीक है, और केंद्र और प्रांतों के बीच में यानी स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के तहत किया गया है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में देखिए 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और ध्यान दीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था ये? 1978 में हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था इसको फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। करेंटली अभी हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। गांधीवादी दर्शन पर इनमें से कौन सा आधारित नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मजदूरों का संरक्षण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्ड को, नहीं है तो है में क्या क्या जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, ग्राम उद्योग का बढ़ावा देना ये भी इस दर्शन पर आधारित है और कृषि एवं पशुपालन भी आधारित है। मजदूरों का संरक्षण नहीं है। ठीक, नंबर 4 देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है। ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग जब सिफारिश करेगा तो केंद्र सरकार जो है ये राज्य जो है ना समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान जो है ये प्रदान करती है। ठीक है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन जो है वो हमने जान लिया। और नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाले केंद्रीय वित्त आयोग और संघ राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण भारत के समेकित निधि पर ये सारा भारित होता है। नंबर 5 देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये निहित की गई हैं केंद्रीय सरकार में। ठीक है, भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं और आर्टिकल 248 के हिसाब से अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है ऐसे विषय पर जो संघ राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में ही निहित होगी। ठीक है, नंबर 6 देखिए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, देखिए, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है, नंबर 7 देखिएगा, क्या बोल रहा है 7 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। देखिए, ये बनाया या समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के जिस भाग के बारे में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, अगर इसकी हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, भाग 8 में जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया और भाग 9 में पंचायत से संबंधित बातें करी गई हैं, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच जो है संबंध की बात की गई है और भाग 6 में राज्य से संबंधित उल्लेख है। ठीक है, 9 देखते हैं हम लोग, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉस्फेरिक एसिड होने की वजह से जो है ना ये खट्टा स्वाद का अनुभव देता है। अच्छा, फॉस्फेरिक एसिड का अगर हम बात करें रासायनिक इसका जो है कैसे लिखेंगे या रासायनिक क्या बनता है इसका, तो देखिए H3PO4 ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक है, नंबर 10 देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है,
तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल की बात कर लें, पॉजिट्रॉन होता है। 11, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, नंबर 12 देखते हैं हम लोग। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के क्रमानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, यह बॉयल का नियम कहलाता है। राइट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 13 देखते हैं। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है, ध्यान दीजिएगा, गैस में ठोस कणों के मिल जाने से ये बेसिकली धुआं का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली गैस में ठोस, इसी को मिल के धुआं बनता है। ठीक, 14 देखते हैं। 14 में क्या है देखिए, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो ये नहीं हो जाएगा। देखिए, नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ ये नहीं है। डी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लें तो ये हमारे हो जाएंगे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय की बात कर ले तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 16 देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस की बात हो रही है, कौन थी? देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस की बात कर लें तो किरण बेदी जी थी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईएएस की बात करें तो फिर अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो फिर फातिमा बीबी हो जाएंगी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ हो जाएंगी। यहाँ पे सब का सब ऑप्शन आपको बता दिया गया। 17 नंबर देखते हैं हम लोग। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखिए, कागजी मुद्रा आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा काफ़ी बार। चाइना ने ऐसा काम किया था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो है वो चाइना है। ठीक है, और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश अगर बात कर ले तो ये भी चाइना ही होगा। 18 देखते हैं। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक ये रिलेटेड है, देखिए, कुश्ती से। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं। देखिएगा, भारत ने सबसे पहले किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में जो भाग लिया था, ध्यान दीजिएगा, 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। और तभी इन्होंने अपना जो है पदार्पण जो है ये 34 में ही किया था भारत ने। 45 देखते हैं, क्या है देखिए, भारत किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा समुद्र तटीय रेखा अगर हम बात करें भारत के किस राज्य का है? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा गुजरात का। सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा, 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र तट से लगती है। ठीक है, जिसमें गुजरात की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी, और सबसे छोटी समुद्र तट रेखा वाला राज्य अगर हम बोले कौन है तो देखिएगा वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ देखिए, नाथुला बोल रहा है मेघालय, जो कि गड़बड़ है ना। नाथुला दर्रा मेघालय नहीं होगा, नाथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यह भारत तथा चीन के बीच में संपर्क मार्ग भी स्थापित करता है नाथुला दर्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी ये सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र की। ये हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। और इसके अतिरिक्त कामेंग, मानस और सांकोस नदी भी इसकी सहायक नदियों में से एक है। 48, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक भू क्षेत्रों में देखिए मिट्टी जो होती है वो है जलोढ़ मिट्टी, भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में पाई जाती है। एक करेक्ट होगा। 49 देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जल विद्युत परियोजना इनमें से नहीं है? तो देखिएगा, पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
50 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई की बात कर ले तो वो हो जाएगा नेशनल वाटरवेज 4, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यानी नेशनल वाटरवेज, इसकी सर्वाधिक लंबाई इसी की है 2890 किलोमीटर, जो कि काकीनाड, पुडुचेरी नहर, कृष्णा नदी नहर, गोदावरी नदी जो है इन सबको ये जोड़ती है, जो कि 3 स्टेट से होकर गुजरती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, ठीक। 51 देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? देखिएगा ये है वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में है, और पटना में है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, आप सभी जानते हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। 52 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए पंपास जो है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। 53 देखते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन देखिएगा रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था। पहला आयोजन बोल रहा है प्रथम शिखर सम्मेलन का, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ये ईयर याद रखिएगा, काफ़ी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? नीरी यहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है पूछा जा रहा है। देखिएगा नीरी जो है ये नागपुर में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? ग्रीन आर्मी, देखिएगा ग्रीन आर्मी जो स्टार्ट किया गया था ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में स्टार्ट किया गया था। एक करेक्ट हो जाएगा, राइट। 56 देखते हैं, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पाद या प्राइमरी जो प्रोडक्शन होता है वो होता है, देखिए फाइटोलैप्टक्स का, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, समुद्री खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। 57, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? ये जो है देखिए ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम जो है 1 जनवरी, ईयर और डेट याद रखिएगा, 1989 को हुआ था। ध्यान रखिएगा ये प्रभाव तब से हुआ था, है ना। इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबों को जो है इसके प्रयोग को घटाना, कम से कम करना का इनका उद्देश्य है। 58 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? देखिए अपने नगर नियोजन के लिए जो सभ्यता प्रसिद्ध थी अगर उसकी हम बात कर लें, ठीक है, वो हो जाएगा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। ये अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। महानगर एवं कस्बों के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे, और सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नगर थे तब बहुत फेमस थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। 59 देखिएगा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन था? तो वो देखिए CGM हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, और उसने जैन धर्म, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास करके सल्लेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अच्छा, सल्लेखना क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सल्लेखना एक प्राण त्यागने का जो है ना जैन धर्म में एक पद्धति है। जब आपको लगे कि अब आपके जीवन में ज़्यादा समय नहीं बचा है तो उपवास करके यानी अन्न जल का त्याग करके आप अपने प्राणों को त्यागते हैं। इसी को सल्लेखना पद्धति कहते हैं जैन धर्म में, ठीक है। 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ये कला हो जाता है देखिए गांधार कला। गांधार कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैल भी है। 61, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसने देखिएगा इल्तुतमिश के टाइम में जो है चंगेज खान भारत की सीमाओं पर इसने आक्रमण किया था। चंगेज खान जो है ये मंगोल आक्रमणकारी था और जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत आया था इल्तुतमिश के शासनकाल पे, और ये सिंध पे आके फिर आक्रमण किया था।
62 देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था कौन सा? दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश, आखिरी डायनेस्टी बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो था लोधी वंश। ठीक है, सी सही हो जाता है। 63 देखिए, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दीन-ए इलाही का जो मेन उद्देश्य था, देखिएगा, विश्व बंधुत्व को जो है बढ़ावा देना, यही इसका मेन उद्देश्य था। दीन-ए इलाही इसने कब स्टार्ट किया था? ध्यान दीजिएगा, 1582 में इसने दीन-ए इलाही की स्थापना करी थी। 64 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान दीजिएगा, 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हो रहा था, थर्ड अधिवेशन, उसी में ये अध्यक्षता इन्होंने करी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना। बम्बई में हुआ था इसकी स्थापना 1885 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 65 साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है। 66 देखिए, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये पहले जो हुआ था, अगर बात कर ले किस घटना से पहले, तो गांधी इरविन समझौता से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था और पूना समझौता 1932 में हुआ था। ये क्रम है, ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। 67 रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि पुस्तक है ये कविताओं का ये संग्रह है, ये करेक्ट होगा। 68 भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो पहली बार भारत ने, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया को हरा के थॉमस कप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। 3-0 से हराकर इन्होंने यह मुकाबला जीता इंडोनेशिया को। ठीक है। 69 हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लें। देखिए, ये राजीव कुमार जी को बनाया गया है भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये 25वें निर्वाचन आयुक्त है, इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। ठीक है। 70 नंबर देखते हैं, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम्स ऑन व्हील का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है कोलकाता के अंदर में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के ट्रामों के अंदर दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम्स ऑन व्हील का उद्घाटन किया गया, जबकि देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील ऑन सोल स्टेशन रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया आसनसोल में। 71 टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीता है, देखिए, गुजरात टाइटंस ने। इन्होंने डेब्यू किया और अपने फर्स्ट डेब्यू में इन्होंने ये खिताब जीत लिया। इसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, हैं मतलब। चलिए 72 देखते हैं, एलिजाबेथ बॉर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न, ध्यान दीजिएगा, ये रिसेंटली फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यह पद संभालने वाली फ्रांस की ये सेकंड फीमेल हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री पद संभालने वाली। 73 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से तो किसे चुना गया है? तो ये पुरस्कार के लिए, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए गीतांजलि श्री को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 67th BPSC में भी इनका ये क्वेश्चन था, इनके द्वारा। ठीक है, बुक लिखी गई है द टॉम ऑफ सैंड। BPSC में क्वेश्चन था द टॉम ऑफ सैंड किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखी गई है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 74 देखिएगा, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य हेतु घोषित कर दिया था? तो ये एक्ट जो है, ये ध्यान दीजिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ये इन्होंने एक्ट लाया था। ठीक है। 75 देखते हैं हम लोग, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय की बात कर लें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट था, एक करेक्ट होगा। 76 देखते हैं, 76 में क्या है? ध्यान दीजिएगा, 76 है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइडिंग फ्री। ठीक है, ये लिखा गया है, देखिए, इम्तियाज अनीस जी के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 77 हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले DNA आधारित वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के आपातकाल को मंजूरी दी गई है?
तो ये मंजूरी दिया गया है देखिए भारत के अंदर ज़ाइकोव डी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा बनाया गया है। चलिए 129 देखते हैं हम लोग। 129 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम लोग बात कर ले, कौन नहीं पाया जाता है, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये नहीं पाया जाता है, एक करेक्ट होगा। 130, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का आविष्कार जो है देखिए बेटिंग एवं बेस्ट ने करा था, एक करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार जो है 1932 में इन्होंने किया था, 1932 के अंदर में, है ना। और यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक, चलिए 131 देखते हैं, दो अस्थियों एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है। तो ये जुड़ी हो सकती है देखिए स्नायु ऊतक द्वारा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 132 देखते हैं हम लोग। 132, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, यहाँ पे कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है यहाँ बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटामिन ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे विटामिन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ये गड़बड़ है। विटामिन ए जो है ये स्कर्वी एसिड हो जाएगा, ना कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा ये वाला सही जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा ये करेक्ट होगा। 133, डीएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा जो शुगर है वो कौन सी है। तो वो है देखिए पेंटोस है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 134, टैक्सेलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिलॉजी। ठीक है, टॉक्सिलॉजी का जो संबंध है ये देखिए विषों से, यानी कि जो जहर होता है उसके पढ़ाई, उससे अध्ययन से संबंधित है। 135, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। देखिएगा ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, बी करेक्ट हो जाएगा। यह भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने पर यह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 136, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो इस एंजाइम की बात कर ले तो ये है देखिए लाइसोजाइम, डी करेक्ट होगा। 137 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इनमें जो सही सुमेलित की बात कर लें, अमाशय अम्ल का स्रावन, बड़ी आंत, जल अवशोषण, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सभी के सभी जो है यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक, 138, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव मस्तिष्क में स्मरण की जो क्षमता है वो देखिए सेरिब्रम में होती है, ए करेक्ट होगा। 39, निम्नलिखित से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। तो करेंसी नोट जो भारत में जारी करने वाली संस्था है वो है देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 140, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो कृषकों को ऋण जो है देखिए आपातकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, 141, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये 18 से 50 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों को ये उपलब्ध कराई जाती है। 142, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो है प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष है अगर हम इसकी बात कर लें ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, सी करेक्ट होगा। 143 देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रकृति को डैश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये जड़त्व कहा जाता है। ठीक है ना, तो हमारा सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उपकरण वो है देखिए सौर सेल, सोलर पैनल्स। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 145, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पुष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए द्रव का जो पुष्ट तनाव है ध्यान दीजिएगा वो घटेगा, ए करेक्ट होगा। ठीक,
146 ध्वनि का तारत्व पिच या तीक्ष्णता श्रीलिनेस का निर्धारण ध्वनि जो है ये ध्यान दीजिएगा ये ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 147 ध्यान देते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या किया जाता है भाई? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज है ध्यान दीजिएगा गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 148 लोकलांस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। लोकलांस सेल में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटय की बात कर लें तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, बी इज़ एब्सोल्यूट राइट। 149 हम लोग देखते हैं, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है तथा इसका कारण है, देखिएगा इसका कारण है अपवर्तन। किसी भी जो साफ जो तालाब होता है उसका डेप्थ एक्चुअली जो होता है उससे कम फील होता है, तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है ऐसा। 150 हमारा आज का आखिरी सवाल है इस 75 MCQs के सेट में से। निम्नलिखित में से किस रंग वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो देखिए बैगनी का होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम अपवर्तनांक अगर हम बात करें रेड का होता है, लाल का होता है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी का होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है वो बैगनी का होता है। विक्षेपण सबसे कम लाल का होता है और सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैगनी का होता है। तो बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा 75 सवालों में से आपने कितने का आंसर दिया, आपका स्कोर क्या रहा 75 में। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।